हाँ बेटा, आज अपन बात कर रहे हैं फ्री डैम्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन की। फ्री ऑसिलेशन क्या होता है? वही नेचुरल जो एसएचएम करते रहे जिंदगी पर, जिनकी एनर्जी कभी लॉस नहीं हो, है ना, और हमेशा आप उसी फ्रीक्वेंसी से एसएचएम करते रहे। देखो एनर्जी लॉस तब नहीं होगी जब कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं करेगा, इसको डैम्पिंग फोर्स भी बोलते हैं। इफ नो नॉन कंजर्वेटिव या नो डैम्पिंग फोर्स इज एक्टिंग ऑन एसएचएम देन इट इज कॉल्ड फ्री ऑसिलेशन या फ्री एसएचएम। ठीक है, चला जाओ, तो यहां पे लिखो फ्री ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन। ठीक है, तो यहां पे लिख दो इट इज in this oscillation no non-conservative force. In this oscillation oscillator oscillates with its natural frequency, natural frequency. सर ये क्या होता है? जैसे देखो स्प्रिंग पेंडुलम, स्प्रिंग पेंडुलम के लिए क्या आता है बोलो? एम ए बराबर के एक्स, तो याद है के बाई एम ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा बराबर अंडर रूट के बाई एम आता ना ओमेगा बराबर, तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी रूट के बाई एम है, तो उसी से ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है, विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अंडर द influence of रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स के अंडर ये ऑसिलेशन करता रहेगा। क्लियर है क्या? है ना। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी को अपन किससे डिनोट करते थे? ओमेगा नोट। तो जब भी मैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी लिखूं तो ओमेगा नोट समझ जाना। अब ये स्प्रिंग पेंडुलम के लिए रूट के बाई एम होगी और अंडर रूट जी बाई एल होगी। किसके लिए? सिंपल पेंडुलम के लिए। समझ जाना। ठीक है, चलो साहब। हाँ, इन दिस टाइप ऑफ ऑसिलेशन, no damping force or non-conservative force will act on particle. No damping force or non-conservative force, है ना, will act on particle. Hence amplitude, energy and frequency of oscillation will remain same. ना एम्पलीट्यूड चेंज होगा समय के साथ, ना एनर्जी, है ना, सेम रहेगी। क्लियर है? ठीक सर। तो देखो जो फ्री ऑसिलेशन है वो ऐसे दिखाई देंगे आपको। ठीक है, उनका एम्पलीट्यूड ये देखो, एक्स वर्सेस टी का कर बनाऊं तो समय के साथ हमेशा अराउंड टी टाइम में पूरा होता रहेगा। ये टी टू टी, ठीक है, हमेशा अराउंड हर टी टाइम के बाद पूरा होता रहेगा। और ये एम्पलीट्यूड ये प्लस है मैक्सिमा, माइनस है मिनिमा। ये माइनस ए से में ऑसिलेट करते रहेंगे, टाइम पीरियड टी मेंटेन रहेगा। दिस इज कॉल्ड फ्री ऑसिलेशन। ठीक है, और एनर्जी इसकी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, टाइम के साथ एनर्जी कम नहीं होगी। समझ गए? डैम्प्ड ऑसिलेशन आगे जो पढ़ेंगे उसमें कम होगी, यहां नहीं कम होगी ये। ठीक है, वो कितनी होती है? तो ई नॉट बराबर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। आपको पता ही है ये, अगर एम्पलीट्यूड है तो एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, सब पढ़ा रखा है बेटा। तो ये इट्स इक्वेशन इज गिवन बाय, अगला इट्स इक्वेशन है ना, इट्स इक्वेशन किसकी? फ्री ऑसिलेशन की। इक्वेशन इज गिवन बाय तो बोलो क्या आती है? तो मैं ऐसे बोल दूं ए बराबर, सुनना, तो यहां से मैं बोल दूं के एक्स, पूरा ही बना दो, एम ए बराबर पूरा वही लिखो जो मॉड्यूल में लिखा, ताकि आपकी थ्योरी अलग अलग नहीं हो। ए इज इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स। ठीक है, तो यहां से मैं लिख दूं और, है ना, तो ये आ गया एक, तो ये और d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस k बाई एम इंटू एक्स बराबर 0। ये दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। ये
और या फिर अब आप, ये तो स्प्रिंग पेंडुलम के लिए लिख दिया मैंने पर्टिकुलर, अगर आपको जनरल लिखना है तो यूं लिख दो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और यूं कर दो तो ये क्या हो जाएगा, सबके लिए हो जाएगा, ये स्प्रिंग पेंडुलम, ये ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये इस फॉर्म में लिखे दिए। तो दिस इज द इक्वेशन, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल फॉर्म, इन डिफरेंशियल फॉर्म, इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो डिफरेंशियल फॉर्म में लिखी है और वो अपन ने इक्वेशन फॉर्म में लिखी है। क्लियर है? अच्छा, ऑन सॉल्विंग दिस, ये कर रखा है सब अपन ने, ये वाला काम तो ऑन सॉल्विंग दिस। तो नेचुरल या फ्री ऑसिलेशन तो अपन ने पढ़ रखे, तो x बराबर आता है a साइन ओमेगा नॉट t प्लस वाई। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ फ्री ऑसिलेशन। ठीक है, ये x बराबर a साइन ओमेगा t, इसका ग्राफ अपन ने बना ही दिया। तो सर समझ में आ गया फ्री ऑसिलेशन। तो फ्री ऑसिलेशन के बारे में अपन ने सारी बात पढ़ी हुई, कैसे क्वेश्चन करना खूब किए मैं। अब आता है डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या आता है बेटा, डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या आता है बेटा, अब देखो इसमें डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होगा, एक नॉन कंजर्वेटिव, पहले मैं समझा देता हूं फिर थ्योरी सीक्वेंस से लिखा दूंगा। डैम्प्ड ऑसिलेशन में एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करेगा। जैसे आप देखो बेटा, आप किसी पेड़ की टहनी को हिला के छोड़ देते हो तो देखते हो धीरे 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 स्लो होकर रुक जाती है। पेड़ का पत्ता हिलता 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 धीरे स्लो होकर रुक जाता है। किसी याद है भूल भुलैया मूवी में वो चेयर हिलती हिलती है, वो डर जाता परेश रावल, हिलते हिलते फाइनली रुक जाती है। तो नेचर में जितने भी ऑसिलेशन होते हैं वो एक्चुअली डैम्प्ड होते हैं। डैम्प्ड इसलिए होते हैं क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करेगा। एयर फ्रिक्शन ये तो एक्ट करेंगे। विस्कस फोर्स, पानी के अंदर अगर सिंपल पेंडुलम को डिस्प्लेस करा के छोड़ दूंगा तो फाइनली वो रुक जाएगा क्योंकि पानी का विस्कस फोर्स लगेगा। ठीक है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में एनर्जी और एम्पलीट्यूड लगातार घटता रहता है पार्टिकल का। ठीक है, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में एनर्जी और एम्पलीट्यूड लगातार घटता रहता है। और जो एयर फ्रिक्शन या ड्रैग, इसको बोलते हैं ड्रैग फोर्स, वो हमेशा ध्यान रखना वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब उल्टी डायरेक्शन में लगता है लेकिन वेलोसिटी के। जितनी चीज तेज होती है उतना एयर फ्रिक्शन ज्यादा लगता है या ड्रैग फोर्स ज्यादा लगता है। आप खुद सोचो, आप बाइक वगैरह चलाते हो तो जितनी तेज चलाते हो उतना ज्यादा हवा के थपेड़े अपने मुंह पे लगते हैं। और याद है पीछे की तरफ अपने रुमाल, पता नहीं जाने क्या क्या। ठीक है, ठीक सर। तो अब देखो डैम्प्ड ऑसिलेशन में, हाँ, इन दिस टाइप, अच्छा लो लिखो, है ना, ऑसिलेशन इन विच amplitude and energy amplitude and energy decreases as time passes। तो जैसे जैसे टाइम पास होएगा वैसे वैसे एनर्जी और एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा। और क्यों होगा? ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। इन डैम्प्ड ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड एंड एनर्जी डिक्रीजेज exponentially decreases exponentially due to damping force या drag force, damping force या drag force या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ना, मतलब ठीक है, ड्रैग फोर्स ड्यू टू ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो क्या कारण है एनर्जी कम होती है? एक ड्रैग फोर्स या डैम्पिंग फोर्स एक्ट कर रहा होता है जो उसकी एनर्जी को लगातार कम करता रहता है, एक्टिंग ऑन इट। ठीक है ना। लाइक फ्रिक्शन, कौन कौन से हो सकते हैं? फ्रिक्शन, लाइक फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन, ठीक है, एंड विस्कस फोर्स। एटसेट्रा। ठीक है, ये हो गया। तो फ्रिक्शन हो सकता है, एयर फ्रिक्शन हो सकता है, विस्कस फोर्स हो सकता है। ठीक है, तो एनर्जी और ये एक्सपोनेंशियली कम होती रहती है। ठीक है, चलो साहब। अच्छा, हाँ, अब ये जो एनर्जी होकर जाएगी का,
एनर्जी लॉस ड्यू टू दिस डैम्पिंग फोर्स, ये कहा जाएगा बेटा, इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड साउंड। देखो झूले में से आवाज आने लगती है और हीट जनरेट हो जाती है, गर्म होने लग जाता है। आपने देखा होगा जब अपन पार्क वगैरह में झूला जाते हैं और मम्मी को बोलते हैं मम्मी धक्का दो, अरे अपने को नहीं झूले को, तो मम्मी जब झूले को धक्का देती थी याद है, ऊपर चूं 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 आवाज आती है बेटा, और झूला लगातार धीरे होता जाता है आपका। अरे बोलो स्विंग, हाँ सर अंग्रेजी स्विंग, तो झूला या स्विंग आपका धीरे होता जाता है और वहां देखना वो गर्म भी हो जाता है। हालांकि अपन ने हाथ लगा के देखा नहीं, लेकिन हाँ हीट और साउंड अपने को समझ में आ रही है, साउंड आती है। ठीक साहब, तो जो एनर्जी है वो हीट और साउंड में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, डैम्पिंग फोर्स जो लगता है, डैम्पिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ऑसिलेटर is always proportional to माइनस वी, है ना, हमेशा v के प्रोपोर्शनल होगा, उल्टा लगेगा। तो मैं बोल दूं ये डैम्पिंग फोर्स, अरे बोलो डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वी, तो यहां से मैं बोल दूं क्या, F बराबर माइनस बी वी, ये तो उल्टा लगेगा और v के प्रोपोर्शनल होगा। यहां से b की यूनिट पूछी हुई है, तो यूनिट ऑफ b है ना, वेयर b इज डैम्पिंग कांस्टेंट, वेयर b इज proportionality constant called damping constant called damping constant या damping constant called damping constant। ठीक साहब, तो इसको damping constant बोलते हैं। क्लियर है क्या? ठीक सर, हाँ, its unit is है ना, तो इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो हो गया इसकी, अपॉन मीटर पर सेकेंड हो गई वेलोसिटी की। ये देखो ये बना रहा हूं एंड टू एंड, तो मैं बोल दूं केजी फोर्स की होती केजी ml1t-2 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर पर सेकेंड। तो मैं बोल दूं मीटर तो मीटर क्या, सेकंड से सेकंड क्या, तो मैं बोल दूं केजी पर सेकेंड, तो आ जाएगी केजी पर सेकेंड। तो यहां से मैं बोल दूं एंड टू एंड ताजा ताजा बनाई अपन ने, तो यूनिट है केजी पर सेकेंड। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, इट्स यूनिट इज केजी पर सेकेंड, ये पूछा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो पूछा इसलिए इंपॉर्टेंट, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो b की यूनिट अपन ने f/v से निकाल ली, क्लियर है, तो b बराबर f/v, या ब्रैकेट में लिख दो b बराबर f/v से निकाल ली, तो यूनिट निकल गई सर, समझ में आ गया। तो डैम्पिंग फोर्स लगता है वो एनर्जी छीनता है, एनर्जी हीट साउंड में बदल जाती है, एम्पलीट्यूड और एनर्जी लगातार कम होती है एक्सपोनेंशियली। ठीक है, चलो सर आगे, अच्छा आगे आ जाओ बेटा, है ना। इट्स इक्वेशन इज गिवन बाय बोलो गिवन बाय, तो यहां से मैं बोल दूंगा यहां बनेगा ma है ना बराबर, तो दो पीछे फोर्स लगेंगे है ना, -kx और -bv, ये -kx और -bv दोनों पीछे की तरफ फोर्स लगेंगे। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो, तो ये वेलोसिटी घटाएगा। अब अपन इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, तो यहां से सीधा इन्होंने जो लिखा वो लिख दो, d2x अपॉन dt स्क्वायर है ना, प्लस k बाई एम, ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा ना, x प्लस b बाई एम, ध्यान रखना ये v, dx बाई dt, v को dx बाई dt लिख दो। अरे v क्या होता है, एक बार डिफरेंशिएशन, और a क्या होता है, दो बार डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, x का दो बार डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बन गई इक्वेशन। ठीक है, अब ये हो गई किसकी, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या हो गई है, डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी, डैम्प्ड ऑसिलेशन की, ये होगी नेचुरल इक्वेशन ये। अब ऑन सॉल्विंग दिस, अब ये अपन ने नहीं करा, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आता है वो अपन ने आज तक नहीं देखा, तो अब अपन सीधा ध्यान देंगे x इक्वल टू, अब ये ध्यान रखना बेटा, x इक्वल टू आता है a0, देखो लंबी चौड़ी रामायण आती है, a0 e की पावर -b/2m, मैंने कहा था ना एक्सपोनेंशियली कम होगा t, ये ध्यान रखना, यहां जो b था b/m उसका आधा b/2m आता है, तो b/2m साइन, अब इसकी देखो फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी, एंगुलर ओमेगा t प्लस पाई है ना, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं रही, तो एक तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो गई। ठीक है, ये तो हो गया ये, एंड वेयर फ्रीक्वेंसी, वेयर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट, नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं रही, तो
तो क्या हो गई, आ जाओ, तो ओमेगा हो गई बेटा अंडर रूट, बहुत ध्यान से देखना, नई ओमेगा हो गई अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी बाई 2m का स्क्वायर। ये दिस इज न्यू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, सॉरी न्यू फ्रीक्वेंसी, नेचुरल क्या रही, तो ये हो गई ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी। तो इस बार नेचुरल फ्रीक्वेंसी से थोड़ी कम हो गई, मतलब झूले की फ्रीक्वेंसी जो आपका स्विंग था उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती अगर डैम्पिंग नहीं होती तो उससे फ्रीक्वेंसी घट चुकी है, यानी कि टाइम पीरियड बढ़ चुका है। तो मैं बोल दूं न्यू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, न्यू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बेटा इतनी बातें कोई नहीं, फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नॉट, नेचुरल से कम हो गई, हेंस टाइम पीरियड नया पुराने से ज्यादा आ जाएगा। तो क्या मैं बोल दूं झूला स्लो हो गया, झूला स्लो, ओसिलेटर स्लो, ओसिलेटर स्लो, ओसिलेटर स्लो, तो जो अपना ओसिलेटर है वो स्लो हो चुका है। तो जब जब डैम्पिंग होती है ओसिलेटर स्लो हो जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, कम तो हो गई है ना, एंगुलर कम बट कांस्टेंट, यहां लिख रहा हूं बट कांस्टेंट, बट कांस्टेंट, बट कांस्टेंट। सर कुछ समझ नहीं आया, समझ ना रहे, पहले झूला एक राउंड, यहां से जाना जाना आना आना, तो झूला एक राउंड जाके आने में एक राउंड t बराबर 2 सेकंड में करता था, विदाउट डैम्पिंग, विदाउट डैम्पिंग। तो अब कितना करेगा बेटा, तो अब करेगा जाके आने में, वही राउंड जाके आने में अब करेगा टी डैश बराबर 2.5 सेकेंड, मतलब ज्यादा, टी इज ग्रेटर देन 2 सेकेंड। एज्यूम टी डैश बराबर 2.5 सेकेंड। तो जो काम पहले 2 सेकेंड में झूले का राउंड होता था वो 2.5 में होगा। तो यहां पे 100 राउंड कितने में होते थे पहले, 100 राउंड 200 सेकेंड में, अब 100 राउंड कितने में होंगे, 100 राउंड 250 सेकेंड में। तो मैं बोलता हूं झूला लेट चल रहा, स्लो चल रहा, लेकिन हाँ हर राउंड 2.5 सेकेंड में होगा, ऐसा नहीं है कि 2.5 3 नहीं सर, वो झूला अरे वो धीरे धीरे रुक जरूर जाता है, देखो एम्पलीट्यूड घटा, लेकिन राउंड का टाइम आप नोट कर लेना, 2.5 सेकेंड ही लगेगा, झूला कितना ही स्लो हो जाए टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। तो ऑसिलेटर में जब डैम्पिंग फोर्स लगता है तो टाइम पीरियड वही रहता है, समझ गए, चलो सर समझ में आ गई, तो झूला स्लो होता जाएगा, ठीक है, ओके सर। हाँ अब देखो, अब ये जैसे इसका ग्राफ है ना, ग्राफ है ना, अब एम्पलीट्यूड और एनर्जी का भी लिख लो, है ना, ये हो जाएगा। तो सर ये तो बड़ी शानदार शानदार बात बता दी आपने। अच्छा एम्पलीट्यूड, पेन चेंज हो जा, एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, बोलो, तो यहां से A बराबर कितना आएगा, A नॉट e की पावर माइनस b बाई 2m t। ये देखो ये एम्पलीट्यूड, ये वाला पोर्शन एम्पलीट्यूड ही तो है, ये दिस इज एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड, ठीक है, हाँ ये A बराबर A नॉट। अच्छा एनर्जी, एनर्जी E इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर। अब चलो ओमेगा नया हो गया, ओमेगा नॉट नहीं रहा, नया हो गया कोई बात नहीं, लेकिन है तो फिक्स, तो ये सब फिक्स है, एम्पलीट्यूड टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो m ओमेगा स्क्वायर A की वैल्यू रखो A नॉट e की पावर माइनस b बाई 2m, ये t का स्क्वायर, और जैसे इसका स्क्वायर करूंगा ये आ जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर A नॉट स्क्वायर e की पावर माइनस b बाई m t। सर ये b बाई m के साथ 2 अंदर आएगा, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गई एनर्जी। और इसको मैं लिख सकता हूं E इज इक्वल टू ई नॉट, E इज इक्वल टू ई नॉट e की पावर माइनस b बाई m t, ये दिस इज द एनर्जी। तो देखो यहां पे एम्पलीट्यूड वगैरह सब, तो मैं अब ग्राफ बनाऊं, सुनना ये तो बात हो गई, ये समझाने के लिए हुई थी। अब अगर अपन इसका ग्राफ बनाना चाहें तो देखो, एक तो हो गया इसका ग्राफ, तो ये बोल दूं मैं इधर देख एक्सपोनेंशियली कम होगा, तो ग्राफ कैसा बनेगा देखो, तो एम्पलीट्यूड जैसे पहले ए हुआ करता था अब थोड़ा कम होता जाएगा, ये तो ये x का ग्राफ बनेगा, x वर्सेस t का, ये x वर्सेस t। तो ये जो ग्राफ बनेगा ना, इसमें देखो ये जो एम्पलीट्यूड है उसको अगर अपन मिलाएंगे तो वो एक्सपोनेंशियली कम होता हुआ नजर आएगा आपको,
ये, ठीक है। ऐसे ही नेगेटिव में भी ये एक्सपोनेंशियली कम होता हुआ नजर आएगा। क्लियर है क्या? चलो अच्छा, एम्पलीट्यूड, इधर एम्पलीट्यूड भी ये देखो, ए टी, ये नोट से, ये नोट से, तो मैं बोलूं ये भी एक्सपोनेंशियली कम हो रही है देखो टाइम के साथ। तो एम्पलीट्यूड लगातार एक्सपोनेंशियली घट रहा, देखो ना यहाँ पे, मैंने यहाँ पे भी बताया आपको, ये देखो ये जो पीक वैल्यू है वो एक्सपोनेंशियली घट रही है, वो ई की पावर माइनस एक्स वाले कर्व पे, ई की पावर माइनस टी वाले कर्व को टच कर रही है। तो एनर्जी, सॉरी एम्पलीट्यूड और ये दोनों घट रहे हैं, ठीक साहब। अच्छा इसकी एनर्जी देखो, तो बोल दो एनर्जी देख, ये एनर्जी टाइम के साथ कैसे घटेगी, ये देखो ये, तो एनर्जी भी घट रही है वैसे ही। ये देखो ई नोट से स्टार्ट हो रही है, जो मैक्सिमम एनर्जी थी शुरू में उससे ये कम हो रही है। लेकिन यहां पे आ रहा है माइनस बी बाई एम और यहां आ रहा है माइनस बी बाई टू एम, ये ध्यान देना बेटा। यहाँ ये देखो ये बी बाई टू एम आ रहा है और यहाँ बी बाई एम आ रहा है, कम दोनों एक्सपोनेंशियली हो रही है, लेकिन टी के कोफिशिएंट का फर्क है, ठीक साहब। तो ये हो गया बेटा इसकी क्या सारी रामायण, ठीक है। एनर्जी कैसे घटती है, ग्राफ कैसे बनते हैं, ठीक है ये। चलो साहब, अब देखो ऑसिलेशन वर्सेस एक्स का है ना, एक ग्राफ बना रहा हूं मैं फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन। अगले पेज पे देखो, फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन, फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन, ना फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। आप देखो x वर्सेस है ना, उसका x वर्सेस v वर्सेस x कर, v वर्सेस x कर, याद है v वर्सेस x कर अपन ने फ्री ऑसिलेशन के लिए भी, फ्री ऑसिलेशन के लिए भी बनाया था, v वर्सेस x कर, याद है फ्री ऑसिलेशन के लिए इलिप्स बना था। अब देख सुनना यार, एक बात बताओ, अगर मैं एक स्प्रिंग को खींच के छोड़ दूं यहां पे है ना, a एम्पलीट्यूड पे, ये a नोट पे, तो शुरू में एम्पलीट्यूड ए नोट है और डैम्प्ड ऑसिलेशन है, मान लो यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है, डैम्प्ड फोर्स लग रहा है, तो ये इधर जाएगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। तो क्या मैं बोल दूं, अगर तेने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर खींच के छोड़ा तो क्या यहाँ 10 तक आएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता है। मीन पर वेलोसिटी मान लो आते आते आ गई 20 मीटर पर सेकेंड, तो मैं बोल दूं उधर 10 से छोड़ा था, यहाँ आते आते 20 आई, तो कुछ एनर्जी यहाँ लॉस हुई, कुछ और होगी, तो मैं बोल दूं ये 10 नहीं 8 तक ही जाएगा अंदर। अरे बोलो, तो पहले 10 सेंटीमीटर तक आया, अब 8 सेंटीमीटर तक ही आएगा। तो जहां से छोड़ा पहले 10 तक आया, फिर 8 ही आएगा, तो मैं बोल दूं थोड़ा कम अंदर आएगा। फिर जब यहां से छोड़ा तो ये आगे जाएगा तो 6 तक ही जाएगा, क्योंकि लगातार एनर्जी लॉस होगी। तो क्या मैं बोल दूं एम्पलीट्यूड लगातार घटता जा रहा है। तो जब मैं ग्राफ बनाऊंगा है ना v वर्सेज इसका, तो क्या मैं बोल दूं कर्वेचर तो वैसी रहेगी इलिप्स वाली। तो मैं बोल दूं मीन पोजीशन से स्टार्ट करता हूं, तो मीन पोजीशन पे मान लो यहाँ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, फॉर एग्जांपल 20 मीटर पर सेकंड, तो मैं बोल दूं अब आगे जाते जाते ये कहां तक जाएगा, यूं जा रहा है। मान लो ये यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं ग्राफ बनाना, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। यहां से अब मैं बोल दूं ये यहां पे आगे जाएगा, तो आते एम्पलीट्यूड कहीं तक गया, यहां तक गया, मान लो ये 10 सेंटीमीटर तक गया, ये है ना, ये मैं यूं एग्जांपल ले रहा हूं 10 सेंटीमीटर तक। फिर वापस जब आएगा तो क्या मैं बोल दूं जब आएगा तो क्या स्पीड वापस यहाँ पे 20 होगी, जैसे फ्री ऑसिलेशन में होती थी, जाके आने पर स्पीड वही नहीं, इस बार जाके आने में एनर्जी लॉस होगा। तो मैं बोल दूं स्पीड जहां से स्टार्ट हुई थी वहां से थोड़ी कम रहेगी। ये तो इलिप्स तो होगा, लेकिन इलिप्स थोड़ा कंप्रेस होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जो स्पीड पहले थी अब वो नहीं रहेगी, ठीक साहब। फिर वापस आएगा तो वहां 10 से छोड़ा था तो अंदर यहाँ पे 8 तक ही जाएगा, थोड़ा कम अंदर जाएगा ये, तो ये अंदर माइनस में 8 तक ही जाएगा, -8 सेंटीमीटर। फिर वापस जाएगा तो इससे भी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि घूम के जब वापस जाएगा तो जाते वक्त 15 थी तो अब आते वक्त और 10 रह जाएगी। तो मैं बोल दूं स्पीड लगातार घटती जाएगी और अंदर कम कम जाएगा। ये ऐसा ग्राफ बनेगा। देखो समझना ग्राफ को, ग्राफ को समझना। स्टार्टिंग हुई 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और गया 10 तक, फिर वापस आएगा तो स्पीड 20 से कम होकर 15 रह गई और अंदर जाएगा 10 की जगह 8 तक। फिर वापस जाएगा तो स्पीड 15 से भी घट गई, यहाँ पे 10 ही रह गई। फिर और अंदर जाएगा तो 8 से भी कम 5 तक ही जाएगा यहाँ। तो लगातार डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है। देखो पहले इधर 10 था, 8 रह गया, फिर 5 रह गया, फिर इधर 3 रह गया, फिर 2 रह गया, फिर 1 रह गया, फिर 0 हो गया। ये तो क्या मैं बोल दूं ये स्पाइरल बनेगा कर्व। तो v वर्सेज x कर्व, ये पूछा हुआ क्वेश्चन, v वर्सेज x कर्व, ये एम्स ने पूछा, विल बी स्पाइरल, विल बी स्पाइरल। ध्यान रखना स्पाइरल कर्व होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्पाइरल कर्व बनता है क्या, v वर्सेज x कर्व। ये v वर्सेज x कर्व विल बी स्पाइरल, किसके लिए? फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन, फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन, फॉर लिखा ना, फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये
तो स्पाइरल कर्व बनेगा। ये 2 बार एम्स ने पूछा है सर, समझ में आ गई। एक बार तो ग्राफ पूछा था और एक बार पाथ पूछा था, तो इलिप्स, सर्कल, स्पाइरल, हेलिकल दिया था, तो स्पाइरल पाथ वुड बी देयर, क्योंकि लगातार v और a दोनों घटते रहेंगे और फॉलो वही इक्वेशन करेंगे जो फ्री ऑसिलेशन में एलिप्स की। लेकिन ये होता ना, मतलब स्पाइरल पाथ है। ठीक सर, समझ में आ गया बेटा। फ्री, डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन पढ़ रहे थे अपन ने, डैम्प्ड ऑसिलेशन तक बात कर ली थी, अब न्यूमेरिकल करते हैं। इन डैम्प्ड ऑसिलेशन टाइम टेकन टू रिड्यूस एम्पलीट्यूड एंड एनर्जी टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू की आधी होने में कितना टाइम लगेगा, ये खूब क्वेश्चन पूछते तो मैं बता रहा हूं। अब एम्पलीट्यूड की बात करता हूं, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, A is equal to A0 e की पावर माइनस b by 2m into t। A is equal to A0 e to the power माइनस b by 2m into t। अभी आधा होने में तो मैं बोल दूं टाइम जब A0 by 2 हो जाएगा, ये सोल्व करूंगा मैं, ये यहाँ पे A0 by 2 रख के सोल्व करो तो ये आता है। तो टाइम जो लगता है बेटा वो आता है 2m by b, ट्वाइस ऑफ मास बाय b, स्मॉल b है ना, डैम्पिंग कांस्टेंट, log base E2। क्लियर है। ये एनर्जी अब यहाँ पे 2m by b आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे है ना, अब यहाँ पे देखो एनर्जी में b by m होता है, तो यहाँ पे m by b आएगा। तो मैं बोलता हूँ यार आधा टाइम लगता है उससे, एम्पलीट्यूड आधा होने में जो टाइम लगता है उससे आधा, वही एनर्जी E0 by 2 रख दो, मैक्सिमम का आधा होने में लगा टाइम, तो सॉल्व करने पे m by b इंटू log base E2 आता है। क्लियर है। तो ये एनर्जी और एम्पलीट्यूड के आधा होने में लगा टाइम, ठीक है, दोनों में अंतर है। चलो आ जाओ, अब अपन क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये खूब पूछते हैं तेरे नीट में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। नीट में डैम्प्ड ऑसिलेशन से यही क्वेश्चन आता है, नीट पैटर्न, नीट, ठीक है, ठीक है ना बेटा। तो क्या है इसमें, व्हेन एन ऑसिलेटर कंप्लीट 100 ऑसिलेशंस, इट्स एम्पलीट्यूड रिड्यूसेस टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। मतलब 100 ऑसिलेशन के बाद 1/3 रह जाता है एम्पलीट्यूड। तो व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड व्हेन इट कंप्लीट 300 ऑसिलेशंस। 300 ऑसिलेशन के बाद क्या होगा, है ना, है ना। अब देखो एम्पलीट्यूड कम हो रहा तो इनडायरेक्टली है डैम्प्ड ऑसिलेशन हो गया। यस सर। क्या डैम्प्ड ऑसिलेशन का टाइम पीरियड चेंज होता है, फ्री ऑसिलेशन से ज्यादा होता है, बट होता कांस्टेंट है। तो बोल दूं टाइम पीरियड टी डैश, टाइम पीरियड ऑफ टी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, ऑसिलेशन विल बी ग्रेटर देन टी ऑफ नेचुरल फ्री ऑसिलेशन। उसी चीज के फ्री ऑसिलेशन से डैम्प्ड ऑसिलेशन में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, बट कांस्टेंट, है ना, बट बोथ आर कांस्टेंट ड्यूरिंग मोशन। तो मोशन के ड्यूरिंग ये दोनों कांस्टेंट होंगे, अलग होंगे, ज्यादा होगा थोड़ा डैम्प्ड में, टाइम ज्यादा लगता है राउंड करने में, लेकिन कांस्टेंट होगा। तो 100 ऑसिलेशन, मैं बोल दूं एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगा उसका 100 गुना इसमें लगेगा। तो बोल दूं इफ टाइम पीरियड of damped oscillation of this damped oscillation is a t naught, is t कर दो, is t, then time taken to complete 100 oscillation will be 100 ऑसिलेशन will be, बोलो तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 100t, और है ना एट दिस टाइम क्या हो गया, एट दिस टाइम भैया 100 ऑसिलेशन बाद हुआ क्या है, एट दिस टाइम एम्पलीट्यूड हो गया A0 by 3। हाँ, पुट इन कौन सी इक्वेशन, पुट इन एम्पलीट्यूड A इज इक्वल टू A0 e की पावर माइनस ये रहा ना एम्पलीट्यूड, ये वाला पोर्शन एम्पलीट्यूड है ना। अच्छा छोड़ो, तो यहां से लिख दूं मैं A0 b by 2m, बोलो, और यहां पे लिख दो 100t, इक्वेशन 1। यहां पे A0 by 2 लिख दो, पुट, चलो पहले एक बार ये लिखो, इन दिस, इसमें रखना है, पुट इन दिस, ये इस समय पर एम्पलीट्यूड ये रखो A0 by 3 इज इक्वल टू A0 e की पावर माइनस b by 2m इंटू 100t। दिस इज द इक्वेशन 1। Now, 8 t is equal to 300 ऑसिलेशन शुरुआत से, आफ्टर 300 ऑसिलेशन 300t। तो ये तो इक्वेशन 1 हो गया। अब देखो क्या है, a इज इक्वल टू वोट, ये निकालना, तो मैं यहां से लिख दूं a इज इक्वल टू A0 e की पावर माइनस b by 2m इंटू 300t। ये
300t, ये देखो ये 100t था, यहाँ 300t आ गया, इक्वेशन 2 बन गई। अब बेटा ये कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करनी। बच्चा सोचता है कि मैं इधर देखो, क्या मैं बोल दूं इस पूरे फैक्टर की वैल्यू पता पड़ गई, इस पूरे फैक्टर की b/2m की वैल्यू मत निकालो। क्या मैं बोल दूं ये a नोट से a नोट कैंसिल हो गया, इस पूरे फैक्टर की वैल्यू पता पड़ गई 1/3, दिस फैक्टर इज 1/3। तो मैं बोल दूं इस पूरे फैक्टर, नहीं ये तो 300 है, तो याद है इसके पावर में ले जाओ। तो मैं इसको वी कैन राइट इट, देखो टेक्निकल है इधर, देख मैथमेटिकल, आपको मैथमेटिकल टेक्निक आनी चाहिए। तो यहां से मैं बोल दूं a इक्वल टू a नॉट। अब देखो ये वैल्यू बच्चा क्या करता है, यहां से लोग लेके b/2m निकालता है और फिर यहां रखता है, नहीं पूरे की वैल्यू, सर पूरे की कैसे है, तो 300 है। ए बेटा पावर की पावर कर दूंगा इसको, देख कैसे लिख रहा हूं मैं, क्या मैं बोल दूं इसको, ए देख इट कैन बी रिटन एज e की पावर माइनस b/2m इंटू 100t कर दो इसमें से, ये की पावर 3, ये देखो ये की पावर 3, तो e की पावर दिस की पावर 3, बोल बच्चे, तो ये 3, और ये वैल्यू कितनी होगी बोलो, और ये वैल्यू ये रही देखो 1/3, तो मैं यहां से इसको 1/3 लिख रहा हूं, तो ये आ जाएगा a नॉट 1/3 का स्क्वायर। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ये ब्यूटी है बेटा, कि जैसे मान लो 100 ऑसिलेशन में 1/3 हुई, तो 300 ऑसिलेशन में 3 बार 1/3 हो जाएगी, देखो पावर 3, सॉरी पावर 3। तो मैं बोल दूं 1/3 का वेक्टर 3 बार आ गया। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक पर्टिकुलर टाइम में जितना रिड्यूस होता है, बार बार उतना ही रिड्यूस होता है उतने पर्टिकुलर टाइम में। जैसे 100 ऑसिलेशन में 1/3 हुआ, तो अगले 100 में भी 1/3 होगा, अगले 100 में भी 1/3 होगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहां से मैं बोल दूं, यहां से मेरे को एक बड़ी जबरदस्त बात निकल गई, तो a बराबर आ जाएगा a नॉट अपॉन 3 टू द पावर 3, 3 बार 1/3 हो गया, तो बोल दो a नॉट अपॉन 27, दिस इज द न्यू फाइनल एम्पलीट्यूड। तो 300 ऑसिलेशन बाद ये 3 बार 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 100 ऑसिलेशन में एक बार 1/3 हुआ। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, अगर कोई चीज इनिशियल a नॉट है, तो आफ्टर 100 ऑसिलेशन अगर वो a नॉट बाई 3 हुई है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो अगले 100 बाद, नेक्स्ट 100 बाद, नेक्स्ट 100 बाद, यू लिखो नेक्स्ट 100 ऑसिलेशन बाद ये अगेन इसका भी 1/3 हो जाएगी, देन अगेन 100 नेक्स्ट 100 बाद, तो बार बार हर नेक्स्ट 100 पे क्या होएगा, हर ये 1/3 अगेन 1/3, तो हर 100 ऑसिलेशन एक 1/3 लगा देंगे। सर समझ में आ गया, मजा आ गया। तो मैं a नॉट बाई 27, इसी में 400 ऑसिलेशन बाद पूछ लेता, तो बेटा 100 ऑसिलेशन में 1/3 हो गया, तो 400 ऑसिलेशन बाद 3 की पावर 4 आ जाता, 4 बार 1/3 आ जाता। सर मजा आया, ठीक है चलो। हाँ अब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये रही, देन टाइम टेकन टू रिड्यूस एम्पलीट्यूड हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो इसका आधा होने में कितना टाइम लगेगा एम्पलीट्यूड को, ठीक है। तो अपने को डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दी है, हाफ होने में टाइम, तो सॉल्यूशन देखो, तो मैं बोल दूं t एट विच a इज इक्वल टू a नॉट बाई 2, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 नाम दे रहा हूं सॉल्यूशन में। तो टाइम निकालना जब a नॉट बाई 2 हो जाए, तो यार रख दो ये एम्पलीट्यूड, या इसका एम्पलीट्यूड पोर्शन लो, रुक जा पहले एम्पलीट्यूड पोर्शन ले, इन अबाउट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, इन अबाउट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन की जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, उसमें एम्पलीट्यूड विल बी, एम्पलीट्यूड इज बोलो, एम्पलीट्यूड क्या इज a इज इक्वल टू 10 e की पावर माइनस 0.1t, ये दिस इज द एम्पलीट्यूड। हाँ अब अपने को टाइम पता करना, जब एम्पलीट्यूड कितना हो जाए हाफ, तो t एट विच a इज इक्वल टू 10/2, बोलो a नॉट बाई 2, या यूं लिख दो a नॉट बाई 2 इज इक्वल टू 5। अरे यूनिट में ही चलने तो अपन, कोई मीटर सेंटीमीटर तो लगा नहीं रखे, ये देखो इसको 5 करना है, तो रखो, तो यहां से बोल दो 5 इज इक्वल टू 10 e की पावर माइनस 0.1 इंटू टी, ये तो यहां से मैं बोल दूं क्या, ये इसको उधर भेज, इसको इधर, e की पावर 0.1t इज इक्वल टू 2 आ गया, ये देखो 2, हाँ दोनों तरफ log बेस e ले लो, log बेस e की पावर e की पावर 0.1t इज इक्वल टू log बेस e 2, यहां से ये आगे ले लो, ये तो यहां से 0.1t है ना, और ये log बेस e 1 हो जाएगा क्या, इज इक्वल टू log बेस e 2, ये हो जाएगा 1। तो यहां से t कितना आ जाएगा बेटा, t इज इक्वल टू, तो बोल दो log बेस e 2 की वैल्यू अपने को पता ही है, लगभग 0.7 होती है अपॉन 0.1, ये लगभग लिख रहा हूं मैं, 0.693 की जगह 0.7 लिख दिया, तो ये आ जाएगा लगभग 7 सेकंड। ये आपके मॉड्यूल की एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन है बेटा, देख लेना जाके, ये टाइम लगेगा।
सेम यही डेटा है सारे। तो अगर मेरे को ये दिया है तो एम्पलीट्यूड ये होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन का, मेरे को पता है ये आगे वाला पोर्शन एम्पलीट्यूड होता है और ये ऑसिलेशन का होता है। टाइम पीरियड फिक्स होता है, जो भी आएगा थोड़ा ज्यादा आता है नेचुरल फ्री ऑसिलेशन से। तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन में इक्वेशन एम्पलीट्यूड आधा कर दिया, आधा करा तो ये टाइम आ गया 7 सेकंड लगभग। क्लियर है? ऐसे सोल्व करा है ना। मेथड 2 डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। मेथड 2 ए बेटा इतनी रामायण नहीं करनी है, तो ये कैलकुलेशन तो मैं घर पे भी कर सकता हूं। A0/2 रख के सोल्व करके एक फिक्स वैल्यू आती है, तो याद है कितना आता टाइम? टू रिड्यूस एम्पलीट्यूड बाय हाफ, टू रिड्यूस एम्पलीट्यूड, टू रिड्यूस A बाय हाफ, A0/हाफ। बोलो T कितना था? T इक्वल टू याद है 2m/b, T का कोफिशिएंट log बेस E2, और यही आ रहा था log बेस E2, और ये देखो कितना, तो b/2m, यहां पे ये होता है ना b/2m, याद करो उसकी एम्पलीट्यूड की इक्वेशन में A बराबर A0 e की पावर माइनस b/2m ही तो होता है। तो b/2m की वैल्यू पता है मेरे को, तो क्या मैं बोल दूं इसको 2m/b 1/0.1 हो जाएगा। ए b/2m होता है 0.1, ये T का कोफिशिएंट b/2m, तो ये 1/b/2m है, तो 1/0.1, और ये लगभग 0.7, तो कितना आ जाएगा बेटा? 7 सेकेंड। तो 7 सेकंड में एम्पलीट्यूड वुड बी हाफ। ये दिस इज द टाइम। तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकता था मैं। क्लियर है क्या? तो टाइम को आधा होने में जो समय लगता है वो होता है 2m/b, एम्पलीट्यूड को आधा होने में है ना, जो समय लगता होता है 2m/b log बेस E2। ये दिस इज द फॉर्मूला। क्लियर है क्या? ये मैंने डिराइव करके भी बता दिया था। तो ये ठीक है। इन प्रीवियस क्वेश्चन टाइम टेकन टू रिड्यूस एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर टू हाफ हो। अब एनर्जी पूछ ली। पिछले वाले में मैंने एम्पलीट्यूड आधा पूछा था, सर सेम ही तो रहेगा। नहीं, जब एम्पलीट्यूड आधा होगा तो एनर्जी आधी होगी। नहीं, इधर देखो, क्योंकि एनर्जी में एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आता है, तो जब एम्पलीट्यूड A/A0/रूट होगा तभी एनर्जी आधी हो जाएगी। हालांकि छोड़, एज वी नो इन डैम्प्ड ऑसिलेशन if amplitude is, if A is equal to A0 e की पावर माइनस b/2m into t, then energy, then तब अगर एम्पलीट्यूड ऐसा है जिसमें b/2m है, then energy E is equal to E0 e की पावर माइनस b/m into t। याद कर, मैंने जब डेरिवेशन करा था स्टार लगाया था यहाँ, इसमें b/2m आता है, इसमें b/m आता है। ध्यान रखना बेटा, ये लो, ये b/m। तो अब देखो, अब एनर्जी आधा, तो t at which E is equal to E0/2। तो बोलो कितना आ जाएगा? यहाँ रखो, पुट इन अबव इक्वेशन, इसमें रख दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? बोलो E0/2 इज इक्वल टू E0 e की पावर माइनस b/m इंटू टी। क्या मैं बोल दूं ये एम्पलीट्यूड का डबल है, ये कोफिशिएंट एम्पलीट्यूड का डबल है? तो मैं बोल दूं अभी जो अपने को इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू, यार रुको, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू ये अपने को ये दी है, क्या दी है? 10 e की पावर माइनस 0.1 t। तो ये कितनी हो जाएगी? बोलो E इज इक्वल टू E0, मेरे को E की पावर माइनस डबल, इसकी डबल देखो, क्योंकि स्क्वायर होता है एम्पलीट्यूड का, तो डबल आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ध्यान रखना, ये डबल आएगा। ये तो बोल दो 0.1 की जगह 0.2 आएगा। ठीक सब। अब आ जाओ, T at which E इज इक्वल टू E0/2। तो आ जाओ, कितना पुट इन अबाउट दिस इक्वेशन, तो E0/2 रखूंगा तो कितना आ जाएगा? बोलो E0/2 इज इक्वल टू E0 e की पावर माइनस 0.2 t। तो यहाँ E0 कैंसिल हुआ, तो मैं बोल दूं e की पावर 0.2 t इज इक्वल टू log बेस E2। ये अब आ जाओ यहाँ से, तो मैं बोल दूं दोनों तरफ, सॉरी क्या कर दिया, 2 आएगा। log तो अब लूंगा ना 2, टेकिंग log बोथ साइड्स, तो log बेस e की पावर 0.2 t इज इक्वल टू log बेस E2, ये आ गया। ठीक है, और ये आ गया 0.2 t इज इक्वल टू log बेस E2। ठीक है, अगले पेज पहले। हाँ, तो यहां से t बराबर कितना आ जाएगा? log बेस E की वैल्यू रख दो, लगभग 0.7 अपॉन 0.2, उसका आधा टाइम आया देखो 3.5 सेकेंड। सही बात है, क्योंकि कोफिशिएंट में 0.1 का डिवाइड होता था, 0.2 का। मेथड 2 डायरेक्ट भी है फॉर्मूला। T बराबर याद है, यहाँ m/b था, वहां 2m/b था, log बेस E2। तो यहां से b/2m की वैल्यू 0.1 है, b/2m की वैल्यू 0.1 है, b/2m की वैल्यू 0.1 है, as we know b/2m इज 0.1, तो b/m इज कितना हो जाएगा? 0.2। तो मैं बोल दूं यहाँ पे m/b चाहिए, तो 1/0.2 बेटा, b/2m t का कोफिशिएंट ये 0.1 है, तो b/m कितना हो जाएगा? 0.2, तो 1/0.2, और ये 0.7 के करीब है।
लगभग। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 3.5 सेकेंड लगभग। दिस इज द टी। तो 3.5 सेकंड के करीब लगेंगे। तो एनर्जी आधी होगी 3.5 सेकंड में और एम्पलीट्यूड आधा होगा 7 सेकंड में इस क्वेश्चन में। सर समझ में आ गया? तो ये ऑल अबाउट डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये कि 1/3 हो गया 100 ऑसिलेशन बाद, एम्पलीट्यूड 100 ऑसिलेशन बाद 1/3 हो गया। तो बताओ अगले 300 या टोटल 300 ऑसिलेशन बाद कितना होगा? तो 3 बार 1/3। ये ब्यूटी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एक पर्टिकुलर टाइम में उसी रेशियो से रिड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि वो मैंने कैलकुलेशन ट्रिक बता दी आपको। तो सर ये फोर्स्ड और ये नेचुरल ऑसिलेशन सब समझ में आ गए? क्लियर है? अब अपन बात करते हैं बेटा फोर्स्ड ऑसिलेशन की। किसकी बात कर रहे हैं अपन? फोर्स्ड ऑसिलेशन की। हाँ बेटा, अब अपन बात करते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन की। डैम्प्ड ऑसिलेशन अपन ने कंप्लीट किया था। फोर्स्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन में क्या होता है बेटा? जब देखो एक याद है बचपन में अपन झूला झूलते हैं है ना, स्विंग। तो सबसे पहला केस स्विंग जब पे कोई डैम्पिंग नहीं हो, अच्छी ग्रीसिंग करी और बहुत स्मूथ हो, नया नया झूला, कोई डैम्पिंग नहीं हो, तो जिंदगी भर उसी टाइम पीरियड और उसी एम्पलीट्यूड और उसी एनर्जी से ऑसिलेट करता रहेगा। लेकिन नेचर में ऐसा होता नहीं, डैम्पिंग तो होती है जगह जगह, फ्रिक्शन फोर्स तो लगते हैं। तो याद है वहां पे विस्कस सॉरी फ्रिक्शन फोर्स लगता तो आवाज आती है और हीट बनती है, चू 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 आवाज आती है और झूला धीरे होता था, आपका स्विंग धीरे होता था, फाइनली रुक जाता है। याद है मम्मी को बार बार बोलना पड़ता, मम्मी धक्का दो ना, ए धक्का अपने को नहीं झूले। और फिर मम्मी बातें करने में लग जाती है आंटी से, तो फिर अपन जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं मम्मी धक्का दो ना, झूला रुक रहा है। ठीक है, क्योंकि अपने पैर नहीं पहुंच रहे। फिर थोड़ा बड़े होते तो अपने पैर जमीन पे पहुंचने लग जाते हैं। याद आ गया क्या? तो जब जमीन पे पैर पहुंचने लग जाते तो याद करो आप, जो मम्मी स्विंग को बार बार धक्का देके आपका मेंटेन रख रही थी स्विंग का ऑसिलेशन, वो हम खुद करवाने लगते हैं। तो चाहे मम्मी धक्का दे चाहे हम खुद करवाए, ये मान लो ना तुम खुद करवा रहे हो ना, मम्मी धक्का दे रही है, तो मैं बोल दूं फाइनली दिस इज डैम्प्ड ऑसिलेशन, फाइनली योर स्विंग विल स्टॉप, दिस इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो धीरे 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 एम्पलीट्यूड एनर्जी घटते घटते वो रुक जाएगा। ये तो था डैम्प्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन या तुम धक्का लगाओ या मम्मी से पीरियोडिकली धक्का लगवाओ। सर पीरियोडिकली का क्या मतलब है? याद है जब स्विंग पीछे जाता तो हम पैर से टप करके धक्का अपने पे लगवा देते हैं या मम्मी धक्का देती है, तो मैं बोल दूं स्विंग का एम्पलीट्यूड या एनर्जी मेंटेन रहती है। कई बार याद है मम्मी धक्का तेज दे देती है, तो जिस एम्पलीट्यूड से अपन झूल रहे होते उससे बढ़ जाता है। तो मैं बोल दूं उसमें ड्राइवर, तो मम्मी हो गई ड्राइवर फोर्स, चलाने वाली, इस ऑसिलेटर को चलाने वाली। तो एक होता है ड्राइवर फोर्स और एक होता है ड्रीवन, चलने वाला ड्रीवन। तो ड्रीवन ऑसिलेटर को बोलूंगा, ड्राइवर जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको बोलूंगा। तो ड्राइवर और ड्रीवन दो बातें काम में लूंगा। ड्राइवर फोर्स समझ में आ गई, मम्मी द्वारा या हमारे द्वारा खुद पे लगाया गया फोर्स। ड्रीवन कौन होगा? ऑसिलेटर। ठीक सर। तो आप देखो किसी डैम्प्ड ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड तो कम होना ही होना है, उसको मेंटेन रखना तो आपको एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स ड्राइवर फोर्स लगवाना पड़ता है अपने ऊपर, बार बार लगवाना पड़ता है, क्योंकि बार बार एनर्जी कम होगी। दिस इज कॉल्ड ड्राइवर फोर्स या दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑसिलेशन। आ जाओ, तो फोर्स ऑसिलेशन क्या है? व्हेन ऑसिलेटर, ढंग से पढ़ देखो बेटा, मैंने रामायण लिख दी है पूरी। व्हेन ऑसिलेटर ऑसिलेट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, व्हेन ऑसिलेटर ऑसिलेट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, है ना, इसको बोलूंगा मैं ड्राइवर फोर्स। वही मम्मी ने जो धक्का लगाया वो ड्राइवर फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑसिलेशन। वो ऑसिलेशन जिसमें से बाहर से एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लग रहा होता है, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड मेंटेन करवाया जा रहा है। इन फोर्स ऑसिलेशन ऑसिलेटर डजंट ऑसिलेट विथ इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जब हमारे को बाहर से धक्का लगने लगेगा तो अब फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं रही, मम्मी द्वारा लगाई गई फ्रीक्वेंसी हो गई। सही बात है, पीरियोडिक फोर्स जो लग रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी काम आएगी, नॉट विथ इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी बट ऑसिलेट्स विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइवर फोर्स। ड्राइवर फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी धक्का लगाने की, उससे हमारा ऑसिलेटर ऑसिलेट करने लगेगा। ठीक सर। डिक्रीज इन एनर्जी ड्यू टू डैम्पिंग, डैम्पिंग की वजह से मेरे झूले की एनर्जी में या एम्पलीट्यूड में जो कमी आने वाली थी, दैट वुड बी रीगेन फ्रॉम, वो मैंने रीगेन कर ली फ्रॉम दैट एक्सटर्नल ड्राइवर फोर्स। मम्मी द्वारा लगाए गए फोर्स से रीगेन कर ली मैंने, समझ में आई? तो मम्मी की कुछ एनर्जी गई। मम्मी अगर हमारे झूले को धक्का देगी बार बार तो मम्मी थक जाएगी। क्यों? क्योंकि मम्मी ने एनर्जी दी है और वो एनर्जी झूले के डैम्पिंग को ओवरकम करने में चली गई, जो हीट और साउंड बनी उसको ओवरकम करने में चली गई। मेरे झूले का डैम्पिंग होने के बाद भी एम्पलीट्यूड मेंटेन रखना है तो मम्मी को एनर्जी देनी ही पड़ेगी, है ना, ड्राइवर फोर्स। एंड फाइनली एम्पलीट्यूड एंड एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर रिमेन्स कांस्टेंट। सही बात है, मम्मी द्वारा लगाए गए धक्के के कारण मेरे एम्पलीट्यूड में और एनर्जी में जो कमी आने वाली थी वो रीगेन हो गई और मेरे झूले का एम्पलीट्यूड और एनर्जी मेंटेन रहेगी। इनफैक्ट बढ़ भी सकती है, अगर मम्मी एनर्जी ज्यादा दे रही है तो लगातार बढ़ती रहेगी और बढ़ने के बाद कांस्टेंट हो जाएगी। सर लगातार बढ़ती ही क्यों नहीं रहेगी? नो डाउट मम्मी ने ज्यादा एनर्जी दी है तो बढ़ेगी, लेकिन बढ़ने के बाद डैम्पिंग भी बढ़ जाएगी, क्योंकि डैम्पिंग इज प्रोपोर्शनल टू -v। तो जैसे ही झूले का एनर्जी बढ़ेगी तो अपने आप डैम्पिंग भी बढ़ जाएगी, तो लॉस भी बढ़ने लगेंगे।
तो अल्टीमेटली मेरे झूले का एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो जाएगा। ज्यादा फोर्स में ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, कम पे कम होगा, भी एक ग्राफ दिखाऊंगा। इक्वेशन ऑफ फोर्स ऑसिलेशन इज दिस, ये देखो एम है, ये हो गया ऐसा, ये हो गया, याद है ये फोर्स तो लगता ही था, एक ये हो गया डैम्पिंग फोर्स, और इसको ओवरकम करने वाला हो गया ये एक्सटर्नल फोर्स, ये हो गया एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। दिस इज एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, पीरियोडिक फोर्स, ठीक है। ये हो गया हमारा नेचुरल फोर्स, वही स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, मतलब अगर स्प्रिंग पेंडुलम ले रहा हूं तो। और ये हो गया डैम्पिंग, डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स। तो सारी टर्मोलॉजी आपको पता है, डैम्पिंग फोर्स। तो ये टर्म डैम्पिंग फोर्स को डिनोट करती है, एक्सटर्नल फोर्स को। कई बार ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक सर। और ऑन सॉल्विंग दिस, अब ये देखो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मोशन है, अपने काम का नहीं है, तो ऑन सॉल्विंग दिस ये सब आगे बीएससी एमएससी, हाँ तो ये इक्वेशन बनती है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड की इक्वेशन बनती है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनती है, उसमें दिस ए नॉट एम्पलीट्यूड इज दिस, जो एम्पलीट्यूड होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, एफ नॉट बाई एम, ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स का एम्पलीट्यूड। दिस इज फोर्स एम्पलीट्यूड ऑफ ड्राइवर फोर्स, force amplitude of F naught is force amplitude of driver force, F naught is force amplitude of driver force, ठीक है। ड्राइवर फोर्स का फोर्स एम्पलीट्यूड है बाई एम, ब्रैकेट में ओमेगा डी ड्राइवर फोर्स की फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट नेचुरल फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना, दो स्क्वायर आ रहे बेटा, होल स्क्वायर किसका, ओमेगा डी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस बी डैम्पिंग कांस्टेंट ओमेगा नॉट बाय एम का होल स्क्वायर का रूट अंडर, दिस इज द एम्पलीट्यूड, ठीक साहब। अब आ जाओ, अब देखो रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या होता है बेटा, सर एक कोचिंग का नाम है ए बेटा, when the frequency of driver force is equal to natural frequency of oscillator, अगर ड्राइवर फोर्स मम्मी की फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ मेरा झूला मैच कर जाएगी तो तबाही मच जाएगी, मतलब एम्पलीट्यूड बड़ा जबरदस्त बढ़ेगा, क्योंकि उसमें एनर्जी लगातार रीगेन होगी, क्योंकि हर समय झूले को एनर्जी मिल रही होगी। बेटा चलो छोड़ो, अब ज्यादा बात नहीं करता हूं मैं, तो दोनों सेम हो जाएगी, दोनों अगर सेम हो जाएगी तो हमारे झूले की फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ती रहेगी, ठीक है। दिस स्टेट ऑफ ड्राइवर एंड ड्रिवन इज कॉल्ड स्टेट ऑफ रेजोनेंस। जब दोनों फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाती है तो इस स्टेट को क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। इन दिस केस मैक्सिमम एनर्जी विल बी ट्रांसफर फ्रॉम ड्राइवर टू ड्रिवन, ड्राइवर टू ड्रिवन है ये, तो ड्राइवर से ड्रिवन में मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होगी क्योंकि इन फेज चलेंगे दोनों, ठीक साहब। द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटर बिकम्स मैक्सिमम, ये देख ये लार्ज डैम्पिंग होगी, सुनो, अगर डैम्पिंग लार्ज है, डैम्पिंग कांस्टेंट, याद है झूले में बिल्कुल ऑयलिंग ग्रीसिंग, बहुत पुराना झूला और ऑयलिंग ग्रीसिंग नहीं हुई है तो बहुत ज्यादा तेज आवाज आती है चूचू की, तो उसमें क्या होता है, बहुत मतलब स्मूथ नहीं होता है वो झूला, तो उस समय एनर्जी लॉस बड़ा जबरदस्त हो रहा होता है। तो मैं बोल दूं बी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है डैम्पिंग कांस्टेंट की, तो मम्मी जो एनर्जी डाल रही है वो कम वेलोसिटी पे ही खर्च हो जाती है, मतलब झूला ज्यादा तेज ही नहीं हो पाता है, समझ में आ गई। तो झूले का एम्पलीट्यूड ज्यादा नहीं बढ़ पाया, बढ़ा नो डाउट, मम्मी के फोर्स लगाने से बढ़ा, लेकिन उतना नहीं बढ़ा। अगर स्मॉल डैम्पिंग होती, ग्रीसिंग वगैरह अच्छी हुई हो, स्मूथ झूला होता, तो थोड़ा सा फोर्स लगाने पर ही एकदम से एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाता। तो मैं बोल दूं आपके फोर्स ऑसिलेशन से आपके झूले का एम्पलीट्यूड कितना होगा, इट डिपेंड्स अपॉन डैम्पिंग कितनी है। तो बोल दूं यहाँ पे बी की वैल्यू कम है, बी ज्यादा है ना डैम्पिंग, और इसमें बी कम है, तो जब स्मॉल डैम्पिंग होगी तो झूले का एम्पलीट्यूड और एनर्जी जबरदस्त बढ़ जाएगी, क्योंकि एनर्जी लॉस ज्यादा, समझ गए, कम होगा। और यहां पे लार्ज डैम्पिंग में कम एम्पलीट्यूड बढ़ पाएगा, बढ़ेगा कम बढ़ेगा, ठीक सर, दोनों बातें समझ में आ गई। तो दिस इज द कर्व। सर एक आधा क्वेश्चन करा दो, चलो आ जाओ। अच्छा माइक्रोवेव में जो आप देखते हो ना इतनी खतरनाक जल्दी चीजें गर्म कैसे हो जाती है, तो पता उसमें क्या होता है, वो भी इसी प्रिंसिपल पे रेजोनेंस पे वर्क करता है। ये रेजोनेंस पे क्या होता है बेटा, उसमें जो माइक्रोवेव्स होती है, जो गीगाहर्ट्ज वाली जो वेव्स जारी होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है वाटर की जो ऑसिलेशन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, तो पानी के ऑसिलेशन की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी उससे मैच कर जाती है, तो एम्पलीट्यूड बड़ा जबरदस्त बढ़ जाता है। क्लियर है क्या, तो जबरदस्त एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, तो वहां जो रेजोनेंस होता है उसमें जबरदस्त एम्पलीट्यूड, मतलब पानी के मॉलिक्यूल के साथ रेजोनेंस में आ जाता है, तो वहां जबरदस्त एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और बहुत जल्दी चीजें गर्म हो जाती है, क्योंकि हर खाने की चीज वाटर कंटेंट रखती है, ठीक सर। एक न्यूमेरिकल करते हैं, एम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, हालांकि तेरे नीट के काम का तो नहीं है ना, ये एम्स लेवल की बात है, लेकिन फिर भी ठीक है, अब एक क्वेश्चन बता देता हूं, क्या पता रिपीट आ जाए या इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। इन फोर्स ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स इज 1 न्यूटन, मतलब एफ नॉट दिया है आपको, जो दिया लिखते जाओ एफ नॉट, ठीक है। एंड स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ऑसिलेटर इज के, दिस है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है, ठीक साहब। मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ स्प्रिंग इज दिस 4 kg, मास दिया है ऑब्जेक्ट का स्प्रिंग के साथ जो अटैच्ड है, और डैम्पिंग कांस्टेंट बी की वैल्यू दी है 0.4 kg पर सेकेंड,
देन फाइंड आउट द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटर एट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस में एम्पलीट्यूड बताना है। तो क्या मैं यहां पे एक बार निकाल के रख दूं क्या? ये देखो रेजोनेटिंग कंडीशन पे है ना, मींस दिस स्टेट ऑफ रेजोनेंस एट दिस टाइम, या लिख दो एट दिस टाइम एम्पलीट्यूड विल बी एट दिस टाइम एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटर विल बी, बोलो कितना होगा? विल बी। तो बोल दो ए इज इक्वल टू मैक्सिमम होगा, इज इक्वल टू कितना? एफ नॉट बाई एम। अंदर लिख दो ओमेगा डी बराबर ओमेगा नॉट, यहां ओमेगा नॉट कर रहा हूं दोनों जगह। ए ओमेगा डी को भी ओमेगा नॉट लिख दिया, प्लस बी ओमेगा नॉट बाई एम। अरे देखो ना बेटा, ये इसमें ओमेगा डी की जगह ओमेगा नॉट लिख दिया का स्क्वायर, ये स्क्वायर ही स्क्वायर है, तो ये यहां पे ये जीरो हो जाएगा और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा, क्योंकि ये नीचे वाली टर्म में पहली टर्म जीरो हो गई, ये मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। यहां से स्क्वायर का रूट होगा तो एम से एम कट जाएगा, तो यहां से आ जाएगा एफ नॉट, और इसका स्क्वायर हो गया रूट होगा तो बी ओमेगा नॉट बचेगा। दिस इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटर इन फोर्थ ऑसिलेशन एट द टाइम ऑफ रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। इससे तगड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, ये याद रखना बेटा डायरेक्ट। तो फोर्थ ऑसिलेशन में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आता है कब? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे। कितना? एफ नॉट अपॉन बी ओमेगा नॉट, एफ नॉट अपॉन बी ओमेगा नॉट। सर ओके, तो एफ नॉट अपॉन बी ओमेगा नॉट लिखो यहां, तो आ जाओ सॉल्यूशन। तो मैं बोल दूं एट रेजोनेंस एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम, कितना बेटा? ए मैक्सिमम कितना? एफ नॉट अपॉन बी ओमेगा नॉट, ये ठीक है, बी ओमेगा नॉट। अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी स्प्रिंग पेंडुलम है, ए स्प्रिंग ऑसिलेटर है, आ जाओ। तो बोल दो फॉर स्प्रिंग पेंडुलम बोलो। तो मैं बोल दो ओमेगा नॉट बराबर कितनी होती है? अंडर रूट के बाई एम, और के और एम दोनों दिया, तो ओमेगा नॉट बराबर के कितना दिया है? शायद 100 दिया और एम 4 किलो दिया है। के दिया 100 और एम दिया 4 किलो। ओके सर, तो ये दिया 100 अपॉन ये दिया 4 किलो, तो बोल दो दिस इज 5 रेडियन पर सेकेंड आ गई। अरे 100/4 25 का रूट 5, ये आ गया ओमेगा नॉट। क्लियर है? तो अब मेरे पास ओमेगा नॉट है सर, हमारे पास माँ है। अरे बेटा ये कोई कॉमेडी नहीं चल, हाँ ए मैक्सिमम। अब एफ नॉट, हाँ ये एफ नॉट बराबर 1 न्यूटन दिया है और बी की वैल्यू 0.4 दी है, सब कुछ अवेलेबल है। एफ नॉट एक बार और लिख देता हूँ फॉर्मूला, एफ नॉट अपॉन बी ओमेगा नॉट। तो एफ नॉट हो गया 1 न्यूटन, ठीक है, बी दिया है 0.4 kg पर सेकेंड। याद है इसकी यूनिट मैंने लिखाई भी थी, पूछी भी एग्जाम में, kg पर सेकेंड। हाँ, और ये ओमेगा नॉट सर, बाकी सब बढ़िया। ए बेटा मैं कोई तेरा हाल चाल नहीं पूछ रहा हूँ, और मतलब हाँ ये तो ये आ जाएगा कितना? 5, ये 4, 5 4 जा 20 पर एक डेसिमल, तो 2, तो 1/2 मीटर। दिस इज द एम्पलीट्यूड, है ना। ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, तो केजी से केजी कट जाएगा, मीटर ऊपर रह जाएगा, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट जाएगा, रेडियन का कोई मतलब नहीं होता। तो दिस इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस। और ए इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड आएगा। यह स्प्रिंग 50 सेंटीमीटर के एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करने लगेगी। समझ आ गया? तो एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस एम्पलीट्यूड याद होना चाहिए, बाकी मैं बोल रहा हूं इससे कोई मतलब नहीं है। इधर आ जा। तो फोर्थ ऑसिलेशन में इस रामायण से कोई मतलब नहीं, इसमें से छोटी छोटी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। तो इतना बड़ा एम्पलीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, लिखना तो है बट मीनिंग नहीं है। रेजोनेंस पर एम्पलीट्यूड कितना होता है एट द टाइम ऑफ रेजोनेटिंग कंडीशन, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एफ नॉट अपॉन बी ओमेगा नॉट, दिस इज द एम्पलीट्यूड एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस। ठीक सर। और रेजोनेंस कब आता है? जब ओमेगा टी बराबर ड्राइवर और ड्रिवन की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर और ड्राइवर की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है, उस समय तबाही मस्ती है। ऐसा ही होता है किसमें? माइक्रोवेव ओवन में। मोटर मॉलिक्यूल के साथ फ्रीक्वेंसी मैच करती है माइक्रोवेव ओवन की। ठीक है, स्मॉल डैम्पिंग में एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और लार्ज डैम्पिंग में कम बढ़ पाता है, क्योंकि डैम्पिंग एनर्जी फटाफट छीनती है। सर ये सारी बातें समझ में आ गई? तो दिस इज ऑल अबाउट एसएचएम। 100% एसएचएम कवर हो गया, हर चीज पढ़ा दी बेटा, कुछ भी नहीं छोड़ा।